आफ्टर दैट इन अल्टरेशन इज शेयर कैपिटल, द थर्ड पॉइंट इज पूर्ण प्रदत्त अंशों का स्टॉक या स्कंद में परिवर्तन करना। दैट मीन्स फुली पेड अप शेयर्स को आप किस में चेंज कर रहे हो? स्टॉक में। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 61(1)(c में स्पष्ट व्यवस्था। अब आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें सब में सेक्शन सेम है। सपोज अगर आपका सेक्शन सेम है तो आप याद कर लो तो अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आपको बार बार मिस्टेक नहीं होगी। उसमें क्या एडजस्टमेंट कर रखी है कि कंपनी अपने समस्त सारे के सारे या उनमें से कुछ अंशों में से केवल फुली पेड अप शेयर्स को ही स्टॉक में चेंज करेगी। कंपनीज एक्ट 61 में 1(c) के अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट कर रखी है कि चाहे कंपनी यदि चाहे तो यानी अपने सारे के सारे समस्त या उनमें से कुछ शेयर्स को जो कि में से केवल जो वो शेयर्स जो कि फुली पेड अप है, यानी कि 10 रुपये का था और 10 रुपये ही रिसीव हो गए हैं, उन शेयर्स को वो स्टॉक में चेंज कर सकती है। स्टॉक समान तथा क्रमबद्ध भागों में बटा नहीं होता है। ठीक है ना। अब स्टॉक क्या है? कोई एक पर्टिकुलर आइटम नहीं है या किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं हुआ होता है। अब अंशों को स्टॉक में बदलने पर सदस्यों के पास में, जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल का एक निश्चित पार्ट, एक फिक्स पार्ट स्टॉक के रूप में संबंधित होता है। अब जैसे किसने लाइन कह दी, स्टॉक को आप कोई सामान नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि सामान है जैसे फर्नीचर है, अब उसको शेयर्स के केस में स्टॉक का मतलब खुद इटसेल्फ स्टॉक शेयर्स ही है। शेयर्स को ही आप स्टॉक कह रहे हो, कोई सामान नहीं है वो चीज़। तो इस केस में क्या है कि कंपनी जब अपने स्टॉक में बदलने पर सदस्यों के पास की जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का एक पार्ट ही स्टॉक के रूप में वो संबोधित करते हैं। उसको वो कॉल करते हैं कि एक शेयर कैपिटल का एक पार्ट, जैसे सपोज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 20 लाख है, 60 लाख है। आप ये मत देखिए, आप सिंपल इसको कंसीडर करिए कि 20 लाख एंड 16 लाख है। अब इसमें आपकी शेयर कैपिटल इसका एक पार्ट सपोज जैसे 16 लाख है, इसको आप स्टॉक कह सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? उसी के रूप में आप इसको मानोगे, संबोधित करोगे, ना कि धारित अंशों की निश्चित संख्या के रूप में। स्टॉक को, दैट मीन स्टॉक एक अमाउंट है, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज ए के पास 100 रुपये वाले 50 फुली पेड इक्विटी शेयर्स हैं। अब इन शेयर्स को स्टॉक में बदलने पर ए के पास कितनी कैपिटल हो गई? 5000 की स्टॉक पूंजी हो गई। अब उसने क्या किया? ना उसने 100 को कंसीडर करा है ना 50 को करा है, इंटू करके जो अमाउंट आ गई है वो क्या है? स्टॉक, यानी कि 5000 की स्टॉक पूंजी होगी। अंशों को स्टॉक में बदलने से यह लाभ होता है कि स्टॉक का जो धारण किसी भी मूल्य की स्टॉक पूंजी को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण कर सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप शेयर्स को स्टॉक में ट्रांसफ़र कर देते हो, बदल देते हो, चेंज कर देते हो, तो जो स्टॉक को ले रहा है, यानी कि जो 5000 जिसकी 5000 की कैपिटल है, स्टॉक कैपिटल है, वो किसी भी रेट पर, ठीक है, मूल्य की स्टॉक पूंजी को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। वो चाहे तो 5000 को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, वो चाहे तो 4000 को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, पर वो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। वो किसको कर रहा है ट्रांसफ़र? जो आप उसकी स्टॉक कैपिटल है उसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है। लॉर्ड कैरेस कहते हैं कि स्टॉक शब्द के प्रयोग का अर्थ कंपनी ने अंशों पर पूर्ण भुगतान के तथ्य को स्वीकार कर लिया है। लॉर्ड कैरेस क्या कहते हैं? स्टॉक को हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब हम ये मान लेते हैं, देख लेते हैं कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फुली पेड हो चुके हैं और कंपनी ने इस बात को मान लिया है कि उन शेयर्स पर टोटल जितनी वैल्यू कंपनी ने दी थी वो सारी की सारी रिसीव हो गई है, तथा अब कंपनी स्टॉक पूंजी को किसी भी राशि के टुकड़ों में हस्तांतरण की अनुमति दे सकती है। दैट मीन्स अब वो 5000 को जो राइट मिल गया है शेयर होल्डर को, अब वो 5000 किसी भी व्यक्ति को, वो शेयर होल्डर अन्य व्यक्ति को दे सकता है, किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि शेयर्स को टुकड़ों में हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल में
जो 50 वाले थे, यानी कि उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो पहले वो इसको अपनी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट, आपकी स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट वो शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़ कि वो शेयर, इक्विटी शेयर हैं उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो 5000 जो कि स्टॉक पूंजी है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टॉक है वो दोबारा से फुली पेड अप अंशों में परिवर्तित भी किया जा सकता है। आप चाहो तो 5000 के जो स्टॉक आपके जो कैपिटल है उसको आप फिर से फुली पेड अप शेयर में चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? और उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा भी जब आप उतने ही फेस वैल्यू वाले शेयर्स में उसको ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे कि एग्जांपल है कि 10 रुपये वाले 1 लाख आपके फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं, उन शेयर्स को आपने 10 लाख के स्टॉक में बदल दिया, इंटू कर दिया सिंपल सा 10 × 1 लाख = 10 लाख। ठीक है, पर क्या करिए, कंपनी चाहे तो 10 लाख के स्टॉक को 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंशों में बराबर भी बांट सकती है, या फिर वो चाहे तो 100 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंशों में, अथवा 1 रुपये वाले 10 लाख इक्विटी अंशों में, या फिर अन्य किसी भी अंकित मूल्य वाले फुली पेड अप इक्विटी शेयर में दोबारा बदल सकती है। कंपनी के लिए ये सब चेंज करने के लिए पहले कंपल्शन हो गई है कि पहले वो अपने फुली पेड इक्विटी शेयर को स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट करे। अब एक कंडीशन है कि यहाँ पर शुरू में लिख देता केवल फुली पेड अप शेयर्स, जो फुली पेड हो चुके हैं उन्हीं को बदलेगी, जो जिन पर कंप्लीट अमाउंट रिसीव नहीं है उनको वो चेंज नहीं करती है। फिर नेक्स्ट है इसमें अंशों को स्टॉक में परिवर्तन के बाद कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को निश्चित समय में परिवर्तन की सूचना भिजवा देनी चाहिए। अब ऑब्वियस है कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसको भी पता होना चाहिए कि कंपनी में जो चेंजेस आए हैं उसकी वो एंट्री किस तरह करे। तो जो शेयर्स हैं, शेयर्स को जब स्टॉक में आपने चेंज किया है तो कंपनी को, रजिस्ट्रार को, जो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसको जो टाइम सेट कर रखा है, निश्चित समय है, टाइम में जो ऑल्ट्रेशन किया उसकी इंफॉर्मेशन भिजवानी है। और उसके बाद कंपनी एक्ट में ऐसे प्रावधान भी हैं, प्रोविजंस भी हैं जो अंशों से संबंध रखने वाले हैं, वे कंपनी की पूंजी के उस भाग पर लागू नहीं होंगे जिसको कंपनी द्वारा स्टॉक में परिवर्तित नहीं किया गया है। ठीक है, और वैसे जो चेंज होगा वही उसी की सूचना जाएगी, जो चेंज हुआ नहीं उसकी सूचना भेजने का कोई लॉजिक रह नहीं जाता। तो सदस्यों के जो रजिस्ट्रार हैं, सदस्यों के रजिस्ट्रार्स में भी कंपनी द्वारा उसके अकॉर्डिंग उसमें संशोधन कर दिया जाता है और अब सदस्यों के नाम में स्टॉक की रकम दर्ज हो जाएगी, ना कि अंशों की संख्या। अब क्या करना है, पहले जो शेयर होल्डर थे जिनके आगे शेयर साउंड करता था, अब उसकी जगह पर उनके स्टॉक की जो अमाउंट है वो दर्ज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। नहीं तो अदरवाइज क्या होता था, वही होता था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन अब कुछ नहीं है, क्योंकि आपने और पूंजी जुटाई है। कैसे जुटाई है, सारे मेथड बता दिए। टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, ठीक है, जितने कन्वर्जन ऑफ फुली डैश पेड अप इक्विटी शेयर इनटू डैश इक्विटी स्टॉक कि अब जो अमाउंट है, जो कैपिटल थी, वो स्टॉक के नाम से आप उसको रजिस्टर कर दोगे। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी में ही है, स्टॉक को आप जब दोबारा से फुल पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करते हो, पिछले वाली जो एंट्री अभी आपको बताई थी वो तो है आपकी जब आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो सकता है कि आप शेयर्स जो आपका स्टॉक है उसको वापस आप शेयर में भी कन्वर्ट करना चाहो, तो वो भी एंट्री आपको बता देते हैं। उसमें क्या किया जाएगा, स्टॉक को फुल पेड अप शेयर्स में दोबारा आप कन्वर्ट करने पर कंपनी की जो एंट्रीज हैं उसमें क्या हो जाएगा, वही रिवर्स एंट्री हो जाएगी, शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब आपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया था तब आपने एंट्री करी थी शेयर कैपिटल टू शेयर स्टॉक, पर जब आपने वापस रिवर्स किया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी हैं आपके, इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपका जो नरेशन है वो बन जाएगी कन्वर्जन ऑफ डैश जितनी भी अमाउंट दे रखी है इक्विटी स्टॉक इनटू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ ईच। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है अपनी बुक्स में, आप समझोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसके अंदर, सेम वैल्यू से उसको कन्वर्ट किया, यहाँ पर वही सेम वैल्यू वही थी, यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू आ गई है। ठीक है,
क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट,